सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बॉम्बे। उस समय बॉम्बे कहते थे लेकिन अभी उसे मुंबई कहते हैं। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो बॉम्बे यानी मुंबई में आयोजित किया गया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेमेश चंद्र बनर्जी। वेमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वाइसराय था लॉर्ड डफरिन। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में पूछा जा रहा है। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, इसका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सही जवाब है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू और ये काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में पूछा भी गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो बेलगाम में हुए एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किया गया था? तो वो 1906 के कलकत्ता में हुए अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन यानी नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो था 1907 सूरत में हुए अधिवेशन में। कांग्रेस का जो विभाजन है वो 1907 के सूरत में हुए अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वो था 1929 लाहौर में हुए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर में हुए अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि पहली बार जन गण मन कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो अधिवेशन था 1911 कलकत्ता में हुए अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वो 1896 कलकत्ता में हुए अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल थे कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की अध्यक्षता।
अब अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो वो 1931 कराची में हुए अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते का समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो वो था कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के इतिहास में पहली बार गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन कौन सा था? तो वो था फैजपुर 1937 में हुए अधिवेशन। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो सही जवाब है 1938 में हुए हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो इसका सही जवाब है 1916 में हुए लखनऊ अधिवेशन में दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसके सुझाव पर किया गया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे जो कि लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था कहा था? तो वो लॉर्ड डफरिन ने कहा था, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब वाइसराय था लॉर्ड डफरिन और उसने कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक यानी माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस ब्रिटिश वाइसराय ने की थी? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कर्जन ने की थी बंगाल विभाजन की घोषणा, लॉर्ड कर्जन ने। अब अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो वो थी 19 जुलाई 1905 को की गई थी बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन प्रभावी किस तिथि से हुआ? तो वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था प्रभावी रूप से। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें अर्थ था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बंद करो। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में किस रूप से मनाया गया? तो वो शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है कि विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल की राजधानी किसे बनाया गया था? तो वो ढाका को बनाया गया था पूर्वी बंगाल की राजधानी बंगाल विभाजन के बाद में। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कहाँ से की गई थी? तो वो कलकत्ता टाउन हॉल से की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो है वो कलकत्ता टाउन हॉल से की गई थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1911 को। बंगाल विभाजन जो है 1911 वर्ष को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसने की थी? तो सही जवाब है किंग जॉर्ज पंचम ने। बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। अगला प्रश्न है विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था सर एंड्रयू फ्रेजर। बंगाल विभाजन के समय में
बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयू फ्रेजर। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला गीत। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाया गया? तो वो रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। अगला प्रश्न है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो वो अश्विनी कुमार दत्त ने की थी स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना। अगला प्रश्न है कि विभाजित बंगाल के पश्चिमी भाग में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार। बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो वो स्वदेशी आंदोलन के समय में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्षक गीत बना था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो वह कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में कब अपनाया गया? तो वो 1905 के विभाजन के विरुद्ध में अपनाया गया। अगला प्रश्न है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो था चिदंबरम पिल्लई ने किया था मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। अगला प्रश्न है कि 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के समय भारत सचिव कौन थे? तो वो थे सेंट जॉन ब्रॉड्रिक। सेंट जॉन ब्रॉड्रिक थे बंगाल विभाजन के समय भारत सचिव। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1906 में हुई थी स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही जवाब है ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई थी। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आगा खान। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो नवाब सलीमुल्लाह खान को दिया जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का जो श्रेय है वो नवाब सलीमुल्लाह खान को दिया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? शुरू में मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया था? तो वो लखनऊ में बनाया गया था। मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है वो शुरू में लखनऊ में बनाया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में आगा खान के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल किस वाइसराय से मिला था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मिंटो से मिला था। याद रखना है 1906 में आगा खान के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल वाइसराय से मिला था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी? तो इसका सही जवाब है 1908 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पहली बार पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था? तो वो था मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार में 1909 को, याद में रख लेना है, 1909 को मुस्लिमों को पहली बार पृथक
निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में किस वर्ष शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1913 में। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1916 में हुआ था। याद रख लेना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही है एडम जी पीर भाई ने की थी। याद में रख लेना है एडम जी पीर भाई ने। अब अगला प्रश्न है कि जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे यानी 14 पॉइंट्स की जो मांगे है वो कब पेश की थी? तो इसका सही जवाब है 1929 को जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे जो है वो पेश की थी। अगला प्रश्न है कि पहली बार दो राष्ट्रों का सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दिया गया? तो सही जवाब है लाहौर में। लाहौर 1940 में हुए अधिवेशन में टू नेशन थ्योरी दिया गया। अगला प्रश्न है 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो सही जवाब है फजलुल हक ने। 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने पाकिस्तान प्रस्ताव दिया था। अब अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो चौधरी रहमत अली ने किया था। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था? तो वो दिन था 16 अगस्त 1946 का दिन था जब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो वो 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था? तो वो था कराची 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि किसने मुस्लिम लीग को अंग्रेजों की सुरक्षा वाल्व कहा था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग को अंग्रेजों की सुरक्षा वाल्व कहा था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो वो महात्मा गांधी ने दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की लंदन शाखा 1908 में स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है अमीर अली ने। अमीर अली ने मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। स्वतंत्रता के समय में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में। रॉलेट एक्ट जो है वो सन 1919 में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट कहते थे रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम था। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट को भारत में किस नाम से जाना गया? तो उसे काला कानून कहते थे। भारत में रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। महात्मा गांधी जी ने इसे खासकर काला कानून कहा था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है सर सिडनी रॉलेट ने। रॉलेट एक्ट की जो अध्यक्षता है वो की थी सर सिडनी रॉलेट ने। अगला प्रश्न है कि न अपील, न वकील और न दलील का कथन किस कानून से संबंधित है? तो वो रॉलेट एक्ट से संबंधित है। न अपील होगी, न वकील होगा और न ही दलील दिया जाएगा, ऐसा कथन था रॉलेट एक्ट कानून का।
अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने किस तिथि को रोलेट सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया था? तो इसका सही जवाब है 6 अप्रैल सन 1919 को। 6 अप्रैल सन 1919 को गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह शुरू करने का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है पंजाब में किन दो नेताओं की गिरफ्तारी के कारण रोलेट एक्ट का विरोध तेज हुआ? तो वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यापाल, ये दो नेताओं की गिरफ्तारी के कारण रोलेट एक्ट का विरोध तेज हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसने वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था? तो सही जवाब है शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने रोलेट एक्ट के विरोध में वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल के लिए कौन सा संगठन बनाया था? तो वो सत्याग्रह सभा बनाया था। इम्पोर्टेंट है, इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्षों तक जेल में रखा जा सकता था? तो वो था 2 वर्षों तक। याद में रख लेना है, 2 वर्षों तक जेल में रखा जा सकता था बिना मुकदमा के रोलेट एक्ट के तहत। अब अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगा न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो वो था स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था रोलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का सुझाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने अपना हिमालय जैसी भूल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा किस दिन आयोजित की गई थी? तो वो दिन था 13 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा की आयोजन किया गया था। 13 अप्रैल का दिन था सन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट को कब वापस लिया था? तो इसका सही जवाब है 1922 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट को वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो वो आयोग था हंटर आयोग। जलियांवाला बाग नरसंहार के जांच के लिए एक हंटर आयोग का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइकल ओ डायर। रोलेट एक्ट के समय पंजाब का गवर्नर जनरल था माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को रोलेट सत्याग्रह के दौरान कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो वो पलवल हरियाणा में गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को रोलेट सत्याग्रह के दौरान पलवल में गिरफ्तार किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने रोलेट एक्ट को निवारण हत्या की संज्ञा दी थी? तो है एडविन मॉन्टेग्यू ने। एडविन मॉन्टेग्यू ने रोलेट एक्ट को निवारण हत्या की संज्ञा दी थी। अब अगला प्रश्न है कि द सेडिशन कमेटी का संबंध किससे था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है रोलेट एक्ट से था। द सेडिशन कमेटी का जो संबंध है वो था रोलेट एक्ट से। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रोलेट एक्ट के विरोध में नाइटहुड की जो उपाधि है वो त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि रोलेट एक्ट ने भारतीयों के किस मौलिक अधिकार पर हमला किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोलेट एक्ट ने हमला किया था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो वो था 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 के दिन। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना पंजाब के किस शहर में हुई थी? तो वो अमृतसर में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो पंजाब के अमृतसर शहर में हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है जनरल
रेजिनॉल्ड डायर ने जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो इसका सही जवाब है माइकल ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है कि लोग जलियांवाला बाग में किस त्यौहार के दिन इकट्ठे हुए थे? तो वो बैसाखी के त्यौहार के दिन इकट्ठे हुए थे लोग जलियांवाला बाग में, और उस दिन जो था वो बैसाखी का त्यौहार था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के बाद कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो सही जवाब है कैसर हिंद की उपाधि जो गांधी जी को मिली थी उन्हें त्याग दी थी। अगला प्रश्न है कि सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंटर कमेटी का गठन किया था। सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि हंटर कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? तो वो टोटल 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी में टोटल 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 जो थे वो अंग्रेज थे और 3 जो थे वो भारतीय थे। अगला प्रश्न है कि हंटर कमेटी के 3 भारतीय सदस्य कौन थे? तो वो थे चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद। याद में से रख लेना है, ये तीनों लोग थे हंटर कमेटी के 3 भारतीय सदस्य। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी अलग समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक अलग समिति बनाई थी और उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, हंटर रिपोर्ट ने जनरल डायर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला? तो वो उनका कार्य केवल एक कर्तव्य की भूल थी, ऐसा कहना था। उनका जो कार्य है वो केवल कर्तव्य की भूल थी, ऐसा कहना था हंटर रिपोर्ट में जनरल डायर के बारे में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जनरल डायर को किस नाम से पुकारा? तो ब्रिटिश राज्य का शेर कहा था। ब्रिटिश संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। अगला प्रश्न है कि लंदन में जाकर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की? तो वो उधम सिंह ने की थी। लंदन जाकर माइकल ओ डायर की जो हत्या है वो उधम सिंह ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ने जनरल डायर को अमृतसर में सेना की मदद की थी? तो वो हंसराज ने मदद की थी जनरल डायर को अमृतसर में सेना की मदद। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड चम्फर्ड। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय में जो भारत के वाइसराय थे वो थे लॉर्ड चम्फर्ड। अब अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग संपत्ति मूल रूप से किसकी थी? तो सही जवाब है पंडित जल्ला की थी। जलियांवाला बाग संपत्ति मूल रूप से पंडित जल्ला की थी। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग में स्मारक का उद्घाटन कब किया गया था? तो वो 1961 में किया गया था जलियांवाला बाग में स्मारक का उद्घाटन। अगला प्रश्न है कि शहीद उधम सिंह ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो वो था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था शहीद उधम सिंह ने अपना नाम बदलकर। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस बड़े आंदोलन का तत्कालीन कारण बना? तो वो असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग जो कांड है वो असहयोग आंदोलन का तत्कालीन कारण बना था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से किस तिथि को शुरू हुआ था? तो वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू होने के दिन ही किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन शुरू होते ही बाल गंगाधर तिलक की उसी दिन मृत्यु हुई थी। याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और
काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो असहयोग आंदोलन में रखा गया था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन की पुष्टि कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में की गई थी? तो वो था नागपुर अधिवेशन में। असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो है वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में की गई थी। अब अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो वो केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी थी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो वो था रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मुद्दा। ये तीनों कारण थे असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और सी राजगोपालाचारी, तीनों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो वाराणसी में की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की जो स्थापना है वो वाराणसी में की गई थी। अब अगला प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ था जिसका विरोध असहयोग आंदोलनकारियों ने किया था? तो 1921 में हुआ था प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन। अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो वो चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो गोरखपुर जिले में स्थित है। चौरी चौरा वर्तमान में गोरखपुर जिले में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किस स्थान पर की थी? तो वो था बारदोली में। गांधी जी ने बारदोली में असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया था? तो वो था 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रूप से समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने पर किसने इसे राष्ट्रीय आपदा कहा था? तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय आपदा कहा था असहयोग आंदोलन वापस लेने को। नेक्स्ट है किस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा मौका माना गया? तो सही जवाब है असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को हिंदू मुस्लिम का एकता का सुनहरा मौका माना गया था। अब अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा कब दिया था? तो इसका सही जवाब है 1920 में दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का जो नारा है वो 1920 में दिया था। अगला प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1923 में किस पार्टी की स्थापना की? तो वो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाने को किसने निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था निष्ठुर बर्बादी विदेशी कपड़ों की होली जलाने को। नेक्स्ट, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के लिए की गई थी? तो वो असहयोग आंदोलन के लिए की गई थी। तिलक स्वराज फंड की जो स्थापना है वो असहयोग आंदोलन के लिए की गई थी, क्योंकि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उसी दिन लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई थी और उन्हीं की याद में गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड चैमफोर्ड। लॉर्ड चैमफोर्ड थे, याद में अच्छी तरह से इसे रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह 1921 में जो केरल में हुआ था, किस आंदोलन की एक शाखा माना जाता है? तो वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन की एक शाखा माना जाता है मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का क्या अर्थ था? तो वो था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन था असहयोग आंदोलन के दौरान स्वराज का अर्थ। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किस देश के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था? तो वो तुर्की के खिलाफत आंदोलन जो है वो तुर्की देश के खलीफा के समर्थन में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन को शुरू करने का मुख्य श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो वो है मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु कहते हैं। तो मोहम्मद अली और शौकत अली है जिन्हें खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है बॉम्बे यानी मुंबई में हुआ था। अभी पहले बॉम्बे कहलाता था, जिसे भी मुंबई कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो वो थे महात्मा गांधी को चुना गया था अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के माध्यम से स्वराज पाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर 100 वर्षों में भी नहीं मिलेगा ऐसा कहा था? तो वो महात्मा गांधी ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन जो है वो हिंदू और मुस्लिमों को एकता स्थापित करने के लिए ऐसा मौका 100 वर्षों में भी नहीं मिलेगा ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो वो थे हकीम अजमल खान ने हाजी उल मुल्क की उपाधि त्याग दी थी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के विरोध में कौन सा भारतीय नेता था? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना था और मदन मोहन मालवीय, ये दोनों थे खिलाफत आंदोलन के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी की उपयुक्त दोनों थे, यानी ए और बी दोनों इसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ कौन सी अपमानजनक संधि की गई थी जो खिलाफत आंदोलन का कारण बनी थी? तो वह सेवर्स की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ सेवर्स की संधि अपमानजनक संधि हुई थी जो कि खिलाफत आंदोलन का कारण बनी थी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत दिवस पूरे भारत में कब मनाया गया था? तो वो था 17 अक्टूबर सन 1919 को खिलाफत दिवस पूरे भारत में मनाया गया था। अब अगला प्रश्न है कि तहरीक ए खिलाफत पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तहरीक ए खिलाफत पत्रिका का संपादन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली बंधुओं ने कौन सा समाचार पत्र निकाला जो खिलाफत का मुख्य पत्र बना? तो वो था पहला अल हिलाल और कामरेड, ये दोनों समाचार पत्र अली बंधुओं ने निकाला था जो कि खिलाफत का मुख्य पत्र बना था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ जोड़ दिया गया? तो वो था 1920 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन और को एक साथ जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन के दौरान केरल में कौन सा प्रसिद्ध विद्रोह हुआ? तो वो है मोपला का विद्रोह हुआ। खिलाफत आंदोलन के दौरान मोपला का विद्रोह हुआ था केरल में। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे क्यों समाप्त हो गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो सही जवाब है तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद की समाप्ति के कारण खिलाफत आंदोलन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है कि तुर्की में खलीफा पद को
आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 में। तुर्की में खलीफा पद को आधिकारिक रूप से 1924 में समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है आधुनिक तुर्की का निर्माता। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि किस नेता ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है? तो वह है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि खिलाफत आंदोलन जो है वो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहा है। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन की जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी थे। याद में रख लेना है कि खिलाफत आंदोलन की जांच समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत के प्रचार के लिए कौन सा अखबार शुरू किया था? तो वो था अल हिलाल। अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खिलाफत के प्रचार के लिए अल हिलाल अखबार शुरू किया था। नेक्स्ट है कि खिलाफत घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो वो था जनवरी 1920 को खिलाफत घोषणा पत्र जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसने खिलाफत आंदोलन को राजनीति का इस्लामीकरण कहा था? तो वो कहा था वी.डी. सावरकर ने कहा था खिलाफत आंदोलन को राजनीति का इस्लामीकरण। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के पतन के बाद भारत में कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई? तो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में दूरी हुई थी और हिंदू मुस्लिम एकता में कमी आई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी हुए थे, यानी तीनों हुए थे खिलाफत आंदोलन समाप्त होने के बाद में। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट देखे जो हिस्ट्री पर आधारित जीके एमसीक्यू थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना। ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।